गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी आज की क्लास में आपको एससीपी के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका एक पार्ट हम पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं और दूसरा पार्ट आज की वीडियो में देखेंगे, है ना। तो आज हम पहले एससीपी के लिए यानी कि हेक्सागोनल के लिए, षटकोणीय के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, यानी कि प्रति एकक कोशिका परमाणुओं की संख्या, यानी एकक कोशिका में परमाणुओं की कितनी संख्या होती है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखो, इसके लिए मैंने आपको ये बताया था कि ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास कौन सी संरचना है, ये हमारे पास षटकोणीय है। क्लियर है ये वाली बात। और इसमें 3 एटम्स कहाँ होते हैं? बीच में होते हैं। ठीक है, 3 एटम्स कहाँ होते हैं, 3 परमाणु कहाँ होते हैं? बीच में होते हैं। अब हमें एकक कोशिका, ये एकक कोशिका है ना, तो इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी वो कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एकक कोशिका के कोने पर 12 परमाणु होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गए, और 1 2 3 4 5 6 ऐसे होती है। ये 6 होते हैं यहाँ कोनों पर और 6 नीचे होते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं कि एकक कोशिका यानी कि जो यूनिट सेल होती है हमारे पास, एकक कोशिका के कॉर्नर पर यानी कि कोनों पर, एकक कोशिका के कोनों पर, एकक कोशिका के कोनों पर कितने परमाणु होते हैं? 12 परमाणु होते हैं, 12 एटम्स होते हैं टोटल। ठीक है, तथा प्रत्येक परमाणु 6 एकक कोशिका में साझेदारी कर सकता है, 6 एकक कोशिका में साझेदारी कर सकता है। देखो, ये तो हमारे पास क्या है? यूनिट सेल है। ये तो क्या है हमारे पास? यूनिट सेल है। अब देखो, ये जो एटम है ना, ये ऐसे जो हमारे पास था, इसमें 6 है, ऐसे है ना, बेंजीन वाले जैसी होती है। तो ये जो एटम होता है ना, वो कितनी कोशिकाओं में भाग ले सकता है? 6 कोशिकाओं में। मतलब इसकी हेल्प से एक इधर, एक पीछे, एक इधर, एक इधर, ऐसे ये एटम कितनी कोशिकाओं में भागीदारी दे सकता है, जुड़ सकता है। क्योंकि क्रिस्टल बनाने के लिए हमें कितनी बहुत सारी कोशिका चाहिए, तो ये कितनी कोशिकाओं से जुड़ सकता है? 6 कोशिकाओं से जुड़ सकता है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोनों पर स्थित प्रत्येक परमाणु, कोई भी हमारे पास क्या है? एटम है। ठीक है, कोने पर स्थित प्रत्येक परमाणु प्रति एकक कोशिका परमाणुओं की संख्या, ठीक है। तो कोने पर जो हमारे पास एटम्स होते हैं और वो प्रति एकक कोशिका परमाणु की संख्या क्या होगी? देखो, ये कितने में हमारे पास भागीदारी कर सकता है? 6 में, 6 से जुड़ सकता है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास कितने एटम होते हैं? देखो, यानी कि एक कोशिका में इसका कितना भाग होता है? 1/6वां भाग होता है। ये जो एटम होता है, ये जो परमाणु होता है, वो कितनी कोशिकाओं से जुड़ सकता है? ये 6 से। ठीक है, तो बताओ अब एक के पास कितना हिस्सा आया? 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, एक के पास आया 1/6 आया। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/6। लेकिन टोटल हमारे पास जो एटम होते हैं, परमाणु होते हैं, वो कितने होते हैं? 1/6 ये, 1/6 ये, 1/6। इस एकक कोशिका में जो ये कॉर्नर पे परमाणु है, इस एकक कोशिका में कितना योगदान दे रहा है? 1/6। बाकी का जो 5 बची उनमें देगा। तो 1/6 टोटल कितने होते हैं? 6 ये होते हैं कॉर्नर वाले, 1 2 3 4 5 6, और 6 कॉर्नर वाले ये होते हैं। तो 1/6 × 12 इज इक्वल टू कितने आ गया हमारे पास? 2 आ गया। यानी कि कॉर्नर वाले जो टोटल 12 एटम होते हैं ना,
वो एकक कोष्ठिका में कितना योगदान होता है, 2 एटम्स के बराबर, 2 परमाणु के बराबर। ठीक है, अब हमारे पास देखो ये केंद्रीय परमाणु होता है, जैसे ये है हमारे पास, चाहे ऊपर का लगा लो चाहे नीचे का ना। अब ये देखो इसके नीचे भी मैंने जैसे कल बताया था ऐसे बहुत सारी कोष्ठिका होगी, ऐसे बनी होगी हमारे पास, है ना, बनी होगी या नहीं बनी होगी। तो ये जो केंद्र वाला एटम होता है, जैसे ये जो सतह है ना नीचे वाली, तो ये केंद्र का एटम ऊपर वाली कोष्ठिका में भी योगदान दे सकता है, और ये केंद्र का एटम नीचे वाली। केवल कितनी कोष्ठिकाओं में साझेदारी कर सकता है, 2 कोष्ठिकाओं में। जो हमारे पास ये है SCP की एकक कोष्ठिका, इसमें एक एटम जो केंद्र पर है, ये सतह के केंद्र पर है ना, केंद्र पर है नीचे वाले का ये वाला एटम, तो ये एक तो ऊपर वाले में भी आएगा, और जो नीचे बनेगी एकक कोष्ठिका उसमें भी भाग ले सकता है। तो हम इसके लिए क्या कह सकते हैं कि तल का केंद्रीय परमाणु, तल का केंद्रीय परमाणु ये जो एटम है ये वाला, कितनी एकक कोष्ठिकाओं में साझेदारी कर सकता है, 2 एकक कोष्ठिका में, 2 एकक कोष्ठिका में साझेदारी कर सकता है। यानी कि कितने में काम आएगा बनाने में, 2 एकक कोष्ठिका में साझेदारी कर सकता है। ठीक है, अतः प्रति एकक कोष्ठिका परमाणु की संख्या, अतः प्रति एकक कोष्ठिका क्या, परमाणु की संख्या क्या होगी, बताओ। टोटल कैसे निकालेंगे हम, तो देखो अगर ये वाला एटम परमाणु 2 में कर रहा है तो हाफ ऊपर वाले का भाग हो गया, हाफ नीचे वाले का हाफ हो गया। अब कितने होते हैं एकक कोष्ठिका में, एक ये हो गया और एक ये, 2 होते हैं एक कोष्ठिका में, तो 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो गया हमारे पास, 1 हो गया ये वाला। अब एक कोष्ठिका जो होगी ना, उसमें हर कोष्ठिका में 3 एटम और होते हैं, जो कि कहाँ होते हैं, बीच में होते हैं। 3 परमाणु और होते हैं जो कि कहाँ होते हैं, कोष्ठिका के अंदर। ये तो हर कोष्ठिका में रहेंगे ना, हम एकक कोष्ठिका की बात कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं तथा जो कोष्ठिका है, एकक कोष्ठिका के अंदर, एकक तथा कोष्ठिका के अंदर यानी यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स होते हैं, 3 परमाणु होते हैं। ठीक है, तो बताओ, इसलिए प्रति एकक कोष्ठिका यानी यूनिट सेल प्रति एकक कोष्ठिका क्या परमाणुओं की संख्या कितनी होगी हमारे पास, कैलकुलेट कर लो आप। कितनी होगी परमाणुओं की संख्या, देखो 2 हो गई। ठीक है, ये 3, 2 प्लस 1 प्लस 3, 3 और 2 5 और 1 6, तो कितने होते हैं हमारे पास, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल यानी प्रति एकक कोष्ठिका में, इस एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट निकालते हैं। देखो कितनी हो गई, एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या 6 हो गई, याद रखना है ना। इसके बाद हम निकालते हैं, इसके बाद क्या, 5th। ठीक है, 5th क्या निकालते हैं हम इसके बाद, प्रति एकक कोष्ठिका परमाणु का आयतन, प्रति एकक कोष्ठिका परमाणु का आयतन, परमाणु का आयतन। ठीक है, यानी वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल, यानी एकक कोष्ठिका में, एकक कोष्ठिका में परमाणु का आयतन कितना होता है, वॉल्यूम कितना होता है, वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो कैसे, वॉल्यूम जो होता है ना, क्या होता है हमारे पास, अब देखो वॉल्यूम की जब हम बात करते हैं तो परमाणु की बात कर रहे हैं हम, एटम की बात करते हैं, तो परमाणु का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यही होता है ना, गोल होता है ना, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो एक परमाणु का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है।
अब एकक कोष्ठिका में परमाणु का आयतन, भाई इसमें एक एटम तो होता ही नहीं है, अभी अभी मैंने बताया था कितने एटम होते हैं, 6 होते हैं। तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। बस अब हम इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे 6 3 को ये 2 बार, ये बन गया 4 8 बन गया ये पाई आर क्यूब। अब आर की वैल्यू मैंने कल ही बताया था, a इज इक्वल टू क्या होता है 2r, तो r इज इक्वल टू a अपॉन 2। तो v a इज इक्वल टू 8 पाई इंटू आर की वैल्यू a अपॉन 2 की पावर 3, v a इज इक्वल टू 8 पाई इंटू a क्यूब अपॉन 8 से 8 कैंसिल। तो प्रति एकक कोष्ठिका जो हमारे पास वॉल्यूम आ गया हमारे पास, वो कितना आ गया, वी ए इज इक्वल टू पाई ए क्यूब आ गया। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट निकालते हैं। बहुत इजी है, ध्यान रखना, बहुत इजी है। प्रति एकक कोष्ठिका परमाणु का आयतन कितना आया, पाई ए क्यूब आया। ठीक है, जिसने आप कल की वीडियो नहीं देखी है, पहले वो वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। इसके बाद हम निकालते हैं क्या, संकुलन गुणांक, यानी कि क्या, पैकिंग फैक्टर। सभी के लिए निकाला था हमने, SC BCC FCC सभी के लिए निकाला था, इसके लिए भी निकालते हैं। क्या होता है, PF इज इक्वल टू, इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एकक कोष्ठिका में परमाणु का आयतन, एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन। ठीक है, यानी वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल में अपॉन एकक कोष्ठिका का आयतन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो अभी अभी हमने यहाँ पर निकाल चुके हैं, एकक कोष्ठिका में परमाणु का आयतन कितना होता है हमारे पास, पाई ए क्यूब होता है। क्लियर है, तो पाई ए क्यूब रख दिया। और कल हमने निकाला था एकक कोष्ठिका का आयतन, यानी यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाला था, वो कितना आया था हमारे पास, ए क्यूब 3√2 आया था। ए क्यूब से ए क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो पी एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, पाई अपॉन 3√2 आ जाएगा। बहुत ईजी बन गया है ना। अब देखो, इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है। पाई में 3 से डिवाइड किया, √2 से मल्टीप्लाई किया, और √2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको कैलकुलेट कर कितना आ गया हमारे पास, 0.74। ठीक है, कितना आ गया, 0.74 आ गया। और अगर हम इसको परसेंट में निकालें तो कितना आ गया, 74% आ गया। किससे मल्टीप्लाई कर लिया, 100 से। तो ये किस में आ गया हमारे पास, परसेंट में आ गया। अब देखो, इसके बाद हम नेक्स्ट निकालते हैं, क्या हैं, अभाज्य कोष्ठिका के मूलभूत सदिश। अभाज्य कोष्ठिका के मूलभूत सदिश, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, यानी कि फंडामेंटल वेक्टर्स ऑफ प्रिमिटिव सेल। ठीक है, ये अब फाइंड आउट करने वाले हैं हम, क्या, अभाज्य कोष्ठिका के मूलभूत सदिश, यानी फंडामेंटल वेक्टर्स ऑफ यूनिट सेल। करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे, देखो अभी होता है। तो इसको हम हटा देते हैं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। देखो, 3 एटम्स होते हैं बीच में, ये तो मैंने कल बहुत डिस्कस किया था इसके बारे में, अभी मैं नहीं दिखा रहा। होते हैं लेकिन, है ना, होते हैं लेकिन अभी हम नहीं दिखा रहे, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो, आपको फंडामेंटल वेक्टर्स निकालने हैं ना, तो वो निकालने होते हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। हाँ बिल्कुल निकालेंगे, हर चीज़ के लिए निकाला था, SC के लिए निकाला था, BCC के लिए निकाला था, FCC के लिए भी निकाला था। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। जैसे 3 एक्सिस होते हैं, X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस।
इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं, तो कोई सा भी कहीं भी ले सकते हैं हम, ये आप जानते ही होंगे। यदि ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है तो इनके परपेंडिकुलर लंबवत कौन सा एक्सिस होता है, जेड एक्सिस होता है। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है ना। अब देखो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो ये जो एक्सिस है ना, ये मैंने मान लिया कौन सा एक्सिस है, ये जो एक्सिस दिखाई दे रहा है, दिखाई तो तब देगा ना जब बनाऊंगा, ये देखो एक्स एक्सिस, कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये ऐसे है, ये ऐसे ही है ना ये, तो इसके ऐसे एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस और ऊपर जेड एक्सिस। तो ये तो एक्स एक्सिस मान लिया, तो ये कौन सा एक्सिस मान सकता हूँ मैं, वाई एक्सिस, और ऊपर परपेंडिकुलर होगा कौन सा एक्सिस, जेड एक्सिस, जेड अक्ष। क्लियर है, एक्स वाई जेड अक्ष हो गया ना। तल में तो क्या है, एक्स वाई और लंबवत। अब क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे रखा हुआ है, तो तल ये हो गया, तल में एक्स वाई जेड, है ना। ठीक है, तो मान लिया। अब एक्स एक्सिस का एकांक सदिश क्या होता है सर, आई कैप होता है, बिल्कुल होता है। वाई अक्ष का क्या होता है, एकांक सदिश यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता क्या है, हम जानते हैं यूनिट वेक्टर जो होता है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को, दिशा को बताता है ना। तो ये वाई अक्ष की दिशा है, और ऊपर क्या होगा हमारे पास, के कैप, यानी कि ये किसकी दिशा है, जेड अक्ष की दिशा है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है, ये ए डिस्टेंस है, ये भी ए डिस्टेंस है, ये भी ए डिस्टेंस है, ये भी ए ए ए ए ए, सब ए ही है ना। अब हमें जब ए निकालना है, वेक्टर ए निकालना है, वेक्टर बी निकालना है और वेक्टर सी निकालना है, तो इनको भी हमें क्या लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इसको मैं मान लेता हूँ, इसको परपेंडिकुलर होने चाहिए ना, इसको तो मैंने मान लिया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चलो यार रंग बिरंगा बनाते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए वेक्टर से। परपेंडिकुलर होते हैं ये ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। बी वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, देखो बी वेक्टर जो हम लेते हैं, बी वेक्टर जो हम यहाँ पर लेंगे वो इसके परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है, और सी यहाँ पर ले लेते हैं, सी वेक्टर। अब ए बी और सी की वैल्यू को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए बी और सी की वैल्यू को क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, वही तो देखना है हमारे पास। देखो इसको फाइंड आउट करने के लिए ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, है ना। सबसे पहले हम ए वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे, फिर बी वेक्टर की और फिर सी वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो इस पॉइंट का नाम रख देता हूँ मैं, क्या है, पॉइंट ए है, इसका नाम धर देते हैं पॉइंट बी है, और इसका नाम धर देते हैं पॉइंट ओ है। ठीक है भाई, बिल्कुल है। अब ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, ए सदिश क्या है, ए सदिश हमारा है ओ ए सदिश है। क्या है, ओ ए सदिश है, बिल्कुल है सर। अब ओ ए सदिश की वैल्यू क्या दिखाएंगे, कैसे निकालेंगे, देखो ये जो है ना ए सदिश, इसमें त्रिभुज का नियम लगाओ, ये वेक्टर और ये वेक्टर है, यदि ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, ये तो ऐसे चल रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, हेड से हेड मिलता है जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना, तो सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है या नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो देखो ए वेक्टर ये है, तो बाकी की दोनों की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, इसकी ऐसी और इसकी ऐसी होनी चाहिए, है ना। तो आपको इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी, इसकी और इसकी। क्लियर है,
कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले ये बीच वाले की फाइंड आउट करो। ये त्रिभुज का नियम लगा दिया हमने, ध्यान रखना कौन सा नियम लगाया, त्रिभुज का, ये वाला। दो एक डायरेक्शन में तो तीसरा क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, तो C इज इक्वल टू A प्लस B होता है। तो ये और ये इक्वल होगा किसके, A के, ठीक है। तो A की वैल्यू निकालनी है, पहले इसकी वैल्यू निकालो। इसकी वैल्यू क्या होगी, मैं इसका नाम धर देता हूँ, P दे देता हूँ। तो क्या होगा, OP वेक्टर इज इक्वल टू PA, OP वेक्टर प्लस PA वेक्टर। अब OA वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर क्या होगा, देखो OP वेक्टर क्या होगा, OP वेक्टर क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। तो कल की क्लास में मैंने आपको ये डायग्राम बनाया था, याद करो। कौन सा बनाया था सर, ये बनाया था, देखो ये वाला। ये पॉइंट O माना था, ये पॉइंट B माना था, ये क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस पर है सारे, ध्यान रखना। और ये पॉइंट A माना था, और ये हमारे पास आया था Y, है ना। अब देखो ये भी तो हमारे पास वो ही ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है या नहीं है, बिल्कुल है। और इसको ऐसे घुमा दूँ तो ये बन रहा है, नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, वही AY होगी। और AY की वैल्यू बताओ, मैंने कल क्या निकलवाई थी, AY की वैल्यू हम कल फाइंड आउट कर चुके थे। कितनी आई थी AY की वैल्यू, AY की वैल्यू आई थी A√3/2, A√3/2 आई थी। तो ये जो OP है ना, इसकी वैल्यू, इसका परिमाण कितना हो गया, बिल्कुल हो गया A√3/2। अब वेक्टर, इसमें क्या होता है, जो ये होता है ना, इसमें होता है मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण प्लस डायरेक्शन यानी कि दिशा। तो मैग्नीट्यूड तो भाई सर हमने लिख लिया A√3/2। अब डायरेक्शन बताओ भैया, डायरेक्शन देखो कौन सी दिशा में है, एक्स के लिए कौन सा यूज़ करते हैं हम, I कैप यूज़ करते हैं। दूसरा आता है हमारे पास PA सदिश। अब देखो PA सदिश की बात कर रहे हैं, PA सदिश क्या है, ये सेंटर है या नहीं है, बिल्कुल है सेंटर। ये टोटल डिस्टेंस कितनी होती है सर, ये तो A होती है, हाँ। तो बिल्कुल बीच में से जब आधी कर दोगे तो कितनी हो जाएगी, A/2 होगी, ठीक है। तो PA सदिश क्या आ गया हमारे पास, A/2 आ गया, बिल्कुल आ गया। सर डायरेक्शन और बता दो, हाँ बिल्कुल बताएंगे डायरेक्शन। देखो ये वाली जो डायरेक्शन है Y एक्सिस, तो इधर है, हमारी अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या यूज मिलेंगे, नेगेटिव। तो Y डायरेक्शन के इधर आ रहे हैं, तो माइनस क्या आएगा, J कैप आएगा। J कैप उधर है ना, तो हम इधर आ रहे हैं, तो क्या आएगा, माइनस J कैप आएगा। तो इसको सोल्व करते हैं हम, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले सकते हैं हम, नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ले भी लेंगे तो अच्छी बात है ना। तो क्या आएगा, A वेक्टर इज इक्वल टू आएगा, चलो ले लेते हैं, A/2 कॉमन आ रहा है, A/2 कॉमन आ रहा है, तो कितना बना, √3/2 I कैप, और ये माइनस हम यहाँ पर ले लेंगे, तो ये आएगा हमारे पास क्या, J कैप। A/2 आ गया, और ये कहाँ से आ गया, √3 I कैप माइनस क्या, J कैप। तो ये तो आ गया हमारे पास A वेक्टर की वैल्यू। फिर सर B वेक्टर की वैल्यू होगी क्या, देखो भैया B वेक्टर क्या है, यहाँ से यहाँ तक है परमाणु के बीच की दूरी y अक्ष पर। C वेक्टर क्या होती है, Z अक्ष पर परमाणुओं की दूरी। ABC क्या होती है, परमाणु के बीच की तो दूरी होती है ना, हाँ बिल्कुल होती है। तो B तो सीधी सीधी निकल रही है, ये एटम और ये एटम, और ये कितना है, B है। तो B सदिश इज इक्वल टू क्या आएगा, इसके और इसके बीच की दूरी A ही है, A/J कैप आएगा। अब सर C की ओर बता दो बस, तो काम आसान हो जाएगा भैया, हमारा पूरा SCP ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। CP की वैल्यू देखो, C सदिश कहाँ है, C सदिश कहाँ है, यहाँ से यूँ जा रहा है, तो ये एटम और ये एटम के बीच की दूरी कितनी है, C है, और डायरेक्शन K कैप, तो क्या आएगा, C/K कैप। तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं फंडामेंटल वेक्टर ऑफ प्रिमिटिव सेल, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया।
इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमने इन चीज़ों को बना रखा है ताकि हम इनकी कैलकुलेशन क्या कर सकें, इजी कर सकें। और लास्ट हम निकालते हैं क्या, अभाज्य कोष्ठिका का आयतन, और एचसीपी क्या हो जाएगी, ख़त्म। अभाज्य कोष्ठिका का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल यानी कि अभाज्य कोष्ठिका का आयतन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये होता है A डॉट बी क्रॉस सी होता है सर। हाँ बिल्कुल होता है ना। तो A, B और C की वैल्यू तो आपने बता दी, मैंने बताई दी, और अब आप इसको बस सोल्व कर लो। चलो करा देते हैं। A वेक्टर क्या है, A/2 है, फिर आ रहा है √3 आई कैप माइनस के जे कैप, फिर डॉट गुना, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर बी क्या है, बी ए जे कैप, क्रॉस आ रहा है सी के साथ, सी क्या है, सी के कैप है। अब आपने क्रॉस गुना पढ़ा है, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, आई कैप, जे कैप और के कैप। इस डायरेक्शन में चलोगे पॉजिटिव आएगा। तो देखो ए और सी तो मैं बाहर भी लिख सकता हूँ, कांस्टेंट है ए और सी, तो ए और सी तो क्या है, कांस्टेंट है। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए, ये तो आई कैप के साथ ऐसे नहीं लिख सकते, ए कांस्टेंट ए और सी, तो ये बनेगा A² C/2 एरिया, है ना। और इसके बाद हमारे पास बन रहा है √3 आई कैप माइनस जे कैप। अब जे क्रॉस के बच रहा है, जे को क्रॉस गुना करते हैं, जे को क्रॉस गुना करते हैं हम, है ना। जे क्रॉस के क्या होगा, आई कैप, ये हो गया आई कैप। और ये बाहर है हमारा कौन सा गुना, डॉट गुना, और ये ऐसे। अब बस इसको सोल्व करना है भैया। देखो सोल्व आसान था इसलिए मैंने करा दिया, नहीं तो आपको करने के लिए दे दिया होता, है ना। देखो आई कैप को आई कैप के साथ डॉट गुना तो है ना सेम के साथ होता है। देखो मैं तो इतना जानता हूँ, आई कैप वाले का आई कैप के साथ, जे कैप वाले का जे कैप के साथ, और के कैप वाले का के कैप के साथ। तो देखो आई कैप को आई कैप से डॉट गुना करोगे √3 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और आई कैप को जे कैप से गुना करोगे तो वो कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बन गया, हमारे पास ये, इसकी क्या रख देंगे हम, वैल्यू रख देंगे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ओमेगा = A² C√3/2। तो ये क्या आ गया हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल। अब देखो इसको हम उसमें भी चेंज कर सकते हैं, जो हम कल एक वैल्यू निकाली थी, सी और ए में रिलेशन निकाला था, क्या निकला था वो याद करो आप, कि C होता है A √8/3, C होता है A √8/3। ठीक है, तो यहाँ से हम C की वैल्यू रख देते हैं, तो ये आएगा A² √3/2 C की वैल्यू कितनी है, A√8/3। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेना है, बस आंसर आ जाएगा। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, तो ये अलग रूप में आ जाएगा आंसर, है ना। करते हैं, देखो ये बनेगा हमारे पास A³ A और क्या बनेगा, ऊपर √3 है तो ये भी √3 है, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बच रहा है हमारे पास √8, नीचे बच रहा है 2। तो A³ अगर इसको रूट में लें हम, ऊपर रूट, इसको स्क्वायर हो जाएगा तो ये बन जाएगा 4, 2 कट जाएगा तो √2A³ बन जाएगा। जब 2 को रूट में ले जाएंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस है इसका हमने हाफ पार्ट पढ़ लिया, है ना। मत्स्य यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है 3rd ईयर का, तो हाफ पार्ट कंप्लीट हो चुका है। और
पता है मैं पकाता बहुत हूँ, पकना तो पड़ेगा ही, क्या करें भाई, एक एक चीज़ पढ़नी है तो, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, है ना। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।